हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सेदू। पुराने फिल्म्स को आज के ज़माने में देखना हमेशा एक रिवार्डिंग एक्सपीरियंस नहीं होते। ज़्यादातर केसेस में हम इमोशंस को ठीक वैसे तरह नहीं एक्सपीरियंस कर पाते जिस तरह हमने उस टाइम एक्सपीरियंस किया था। अगर हम हॉरर मूवीज़ की बात करेंगे तो चीज़ें और डिफरेंट हो जाता है। मतलब उस टाइम के विजुअल इफेक्ट्स जो उतना सॉफिस्टिकेटेड नहीं थे, साथ में ओवर एक्टिंग, सब कुछ मिलके उसको हॉरर कम और कॉमेडी ज़्यादा बना लेता है। लेकिन आज मैं आपसे बताने वाली हूँ एक ऐसी मलयालम मूवी के बारे में जिसका रिलीज होने के 27 साल बाद भी उसका शान उतना भी कम नहीं हुआ है। अब ये मूवी है 1993 में रिलीज की गई मलयालम की बेस्ट साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म मणिचित्र ताड़, जिसका हर एक लैंग्वेज में रिमिक्स हुआ है और हिंदी में भी हुआ था, भूल भुलैया बन के आपके सामने आया होगा। तो ये जो कहानी है वो केरला में हुई एक रियल लाइफ इंसिडेंट की बेस पर है, जिसके बेस पर स्क्रिप्ट राइटर ने इसको थोड़ा और एनहेंस करके इस मूवी का स्क्रिप्ट बनाया था। अब मैं आपको वो कहानी बताती हूँ। 500 साल पहले केरला के आलपुरा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से विलेज में दो ब्रदर्स रहते थे। वो उस समय की जाति व्यवस्था के अनुसार नीची जाति से थे, लेकिन वो मार्शल आर्ट्स में बहुत समर्थ थे। वो इतना समर्थ था कि उनकी काबिलियत की कहानी राजा तक पहुंच गए थे। उस समय के ट्रावणकोर राजा तक पहुंच गए थे। राजा ने इनकी जो काबिलियत है उसके बारे में जानने के लिए या फिर उनके निपुणता को देखने के लिए उन्हें लाने के लिए दो सैनिकों को भेज दिया। अब ये सैनिकों ने उनके पास पहुंचते ही उनसे बहुत बुरी तरीके से व्यवहार किया, क्योंकि वो नीची जाति से है तो इसकी वजह से बहुत बुरी तरीके से पेश आया। तो ब्रदर्स को, भाइयों को यही लगा कि राजा हमें सजा देने के लिए बुला रहा है, क्योंकि हमारे जाति के स्थिति के अनुसार हम मार्शल आर्ट्स नहीं परफॉर्म कर सकते। तो इसकी वजह से राजा शायद हमें सजा लेने के लिए बुला रहे हैं। तो उन्होंने अपने इकलौती बहन को अलविदा बोल के सैनिकों के साथ निकले। लेकिन रास्ते में उन्हें ये लगा कि किसी भी तरीके से हमारा जान तो जाने वाला है, लेकिन ये योद्धाओं के लिए शोभा नहीं देते। तो इसलिए उन्होंने बीच रास्ते में पहले सैनिकों को मार दिया और बाद में आपस में लड़ाई करके स्वयं मृत्यु को स्वीकार किया। अब इनके मृत्यु की कहानी या फिर मृत्यु की खबर सुनते ही इनकी जो इकलौती बहन थी वो टूट पड़ी और वो भाग के रानी के पास आई। रानी ने जब ये बात राजा को बताया तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने तो बस इनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए उन्हें बुलाया था। लेकिन इन्हीं किसी बहन की हालत देख के उन्हें बहुत दुख हुआ और बहुत पछतावा हुआ राजा को। और प्रायश्चित के रूप में उन्होंने इन्हें ढेर सारी धन, एक बड़ा सा बंगला और बहुत सारी जायदाद दे दिया था। अब ये कहानी है 500 साल पहले। अब ये जो स्टोरी लाइन है वो शुरू होता है उसके 100 साल बाद, मतलब यहाँ से 400 साल पहले। उस टाइम पे फैमिली हेड थी एक महिला, नारायणी अम्मा नाम की एक महिला। और फैमिली स्टेटस भी बहुत बड़ी हो चुकी थी उस समय, और उसकी संपत्ति, उनके धन, उनकी जायदाद सब बहुत बड़ा हो गया था। लेकिन नारायणी अम्मा को लगा कि वो खुद इन चीज़ों को एक साथ संभाल नहीं पाएंगे, किसी की साथ की ज़रूरत है। लेकिन वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने बच्चों को सौंपने के लिए भी तैयार नहीं थी। तो इसी सिचुएशन में उन्होंने अपने हाफ ब्रदर, अपने आधा भाई कोच्चू मुन्नी को बुला लिया था कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको सौंप दो। तो उन्हें शायद कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि उस टाइम के सोशल सिचुएशंस पे ये काफ़ी कॉमन था, क्योंकि मैट्रियार्की चल रहा था। तो जो भी हमारा जायदाद है वो माँ से मिलता है हमें। जो भी एक आदमी का जायदाद है वो उनके बच्चों को नहीं, उनके बहन को और बहन के बच्चों को जाता है। तो अगर कुछ आके अपना सारा काम कर रहा है या फिर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहा है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि उसके जाने के बाद सब कुछ तो मुझे और मेरे बच्चों को ही मिलने वाला है। यही सोच थी नारायणी अम्मा की। तो वैसे कुच्चुगुन्य उस परिवार में आ गया और उसके आने के बाद उन्होंने अपने उस परिवार की पूरी जिम्मेदारी को अपने कंधों में ले लिया और सब कुछ किया परिवार की श्रेय के लिए। और काफी साल बाद, उसके टाइम पर काफी साल बाद, परिवार का श्रेय बहुत बढ़ गया और संपत्ति, धन, जो कुछ भी था उस पर भी बहुत बढ़ावा आया। तो धीरे धीरे कुच्चुगुन्य अपने सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने हाथ में ले लिया और खुद परिवार का हेड बन गया। अब वो एक ऐसा सिचुएशन था, क्योंकि वो नॉर्मल सिचुएशन नहीं था। उस समय की सोशल कस्टम्स के अनुसार एक नीची जाति की परिवार का इतना बड़ा स्टेटस होना एक बहुत ही हैरानी वाली बात थी। और ये भी नहीं, राजा ने भी उस टाइम पर कुच्चुकुन्नी को एक टाइटल दिया था, चानार नाम की एक टाइटल दिया था, जो उस टाइम का एक नोबल टाइटल माना जाता है, मतलब एक रूलर जैसा। जिसके बाद वो कुच्चुकुन्नी चानार नाम से कहा जाता था। और कहा जाता है कि
जब इंडिया में पहला बार कार आया था तो केरला में बस 2 लोगों के पास ही कार था। एक तो ट्रावणकोर राजा था और दूसरा कोचुकुंजु चालार था। तो उतना बड़ा सोशल स्टेटस था उनका, और उसने ये स्टेटस को मेंटेन भी किया, बरकरार भी रखा। वो लोगों के बीच भी वो लोग उन्हें काफी पसंद करते थे। वो मीडिएटर बन के काम करता था सोसाइटी के, अपने समाज के लोगों के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, हल ढूंढने के लिए एक मीडिएटर जैसा भी काम करता था। तो चानर का आर्ट्स में बहुत बड़ा शौक था, खास करके डांस में। तो एक बार वो तमिलनाडु के तंजावुर में एक डांस परफॉर्मेंस देखने के लिए चला गया था। तो वहां पर उन्होंने एक औरत को देखा, वो बहुत ही खूबसूरती तरीके से डांस कर रही थी। उसकी नाम थी नागवली। तो चानर ने क्या किया, उन्हें निमंत्रण दे दिया अपने मैंशन में आने के लिए, और मैंशन में आके डांस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए। तो अपने गरीबी की वजह से नागवली ने अपने परिवार को संभालने के लिए ये निमंत्रण स्वीकार करके केरला में मैंशन में आ गई। अब वक्त के बीतने के साथ नागवली को ये समझ में आ गया कि चानार अपने नृत्य से इतना ऑब्सेस हो गया है। तो नागवली को भी यही लगा कि क्यों ना मैं इस सिचुएशन की फायदा उठाऊं। तो उसने क्या किया, उसने चानार को अट्रैक्ट करना शुरू किया, अपने वश में लाने की कोशिश की, और अंत में वो सफल भी हुई। अब इसी टाइम में प्रॉपर्टी डिविजन की चर्चाएं चल रही थी परिवार के अंदर, फैमिली के अंदर। तो चाना के जो भी नेफ्यू और नीस थे, सबको यही लग रहा था कि सब कुछ हमें मिलने वाला है, मामा के डेथ के बाद तो सब कुछ हमें ही मिलने वाला है मैट्रियार्की के अनुसार। लेकिन सबको हैरान करके चानार ने यह फैसला सुनाया कि उनके मृत्यु के बाद उनकी सभी जायदाद, परिवार की सभी संपत्ति उनके बच्चों को जाएंगे। खास करके नागवली में उन्हें जो भी बच्चा होंगे उन्हें जाएंगे। तो ये खबर सुन के सब इतना हैरान हो गया कि परिवार के अंदर ही युद्ध का शुरुआत हुआ। और कुछ समय बाद एक दिन अचानक चानार की मर्डर हो जाता है, चानार के साथ साथ नागवली की भी। अब जांच करने के बाद पता लगा कि मर्डर किसी और ने नहीं, उनके खुद की नेफ्यू मतलब नारायणी अम्मा का बड़ा बेटा श्रीधरन ने किया था। और नागवली जो इस इंसिडेंट का गवाह थी, उन्हें भी मार दिया। अब लोगों का कहना ये नॉर्मल कहानी है जो अभी भी इलाके में या फिर समाज में प्रचलित है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि असल में श्रीधरन ने ही, नागवली ने ही चानार को मारा था। मतलब वो इसीलिए था क्योंकि उसका एक अफेयर चल रहा था डांस ट्रूप का एक डांसर रामानाथन के साथ, जिसके बारे में चानार को पता लग गया। तो नागवली को समझ में आ गया कि वो मरने वाली है। तो दोनों ने मिलकर चानार को मार दिया, क्योंकि किसी भी तरीके से शक तो उन पर आएगा नहीं, क्योंकि परिवार के अंदर और परिवार के बाहर कई तरह के दुश्मन है चानार के, तो हम सेफ है। तो यही सोच के शायद नागवली और रामनाथन ने मिलके उन्हें मारा होगा, और बाद में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके बाद नागवली ने खुद अपनी जान ले ली। तो ये भी एक ऑल्टरनेट कहानी है, लेकिन ये जो पहली वाली कहानी है माना जाता है वो ही सही है। अब ये तरवाड़ के मतलब एंसेस्ट्रल होम आलूमुटिल तरवाड़, जो इस तरवाड़ का नाम है, इस फैमिली का नाम है, वहाँ की आज की जो जनरेशन है उनका कहना वाला कहानी है। अब इसी स्टोरी लाइन को अपने इमेजिनेशन से मिक्स करके स्क्रिप्ट राइटर मधु मुट्टम ने मणिचित्रताळे की स्क्रिप्ट लिखी थी। और अगर हम मणिचित्रताळे के बारे में देखें तो ये कंप्लीट पैकेज है। मतलब ब्रिलियंट स्क्रिप्ट, इंटेलिजेंट डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी, एक्सेप्शनल एक्टिंग, आउटस्टैंडिंग म्यूजिक, ये सब कुछ मिलके इस मूवी को एक एस्थेटिक प्रोड्यूस बना दिया है कि इसका एक अभी भी रिकॉर्ड वैल्यू है। मतलब रिकॉर्ड वैल्यू बहुत हाई है इसका। अब मणिचित्रताळे को ही 1993 की नेशनल अवार्ड मिली थी 2 कैटेगरीज में। पहला वाला सबसे पॉपुलर फिल्म विद ओवरऑल एंटरटेनमेंट कैटेगरी में, और दूसरी द बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में, जो शोभना को मिली थी। अगर हम रीमेक्स के बारे में बात करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सभी लैंग्वेज में इसका रीमेक हुआ है। लेकिन खास तौर से देखे जाए तो बंगाली मूवी और हिंदी वर्जन दोनों काफी एक जैसा है। मतलब ये जो काफी मिलता है मलयालम वर्जन से। अगर हम तमिल और तेलुगु के बारे में बताएंगे तो दोनों दो एस्पेक्ट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो मुझे लगता है कि मूवी के प्यूरिटी को अफेक्ट करता है। पहला बात यह है कि उस पे हॉरर एस्पेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। जैसे कि हमें पता है कि ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है, इसमें कुछ भी सुपरनैचुरल नहीं है, फिर भी ये जो वर्जन्स है इस पर हॉरर कंटेंट को इम्पोर्टेंस दिया है, जिस पर ये कहा जाता है कि एक स्पिरिट है, वो इस वुमन के ऊपर आवेश कर देता है, बाद में रिवेंज लेता है और चले जाता है, जबकि वो नहीं है केस। और एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि सुपरस्टार्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है,
मलयालम आपको पता है कि 2 मेल सुपरस्टार्स है जिनके बीच ये एक्ट्रेस है, लेकिन वो ही है हीरो हीरोइन विलेन सब। और ये जो मोहनलाल सुपरस्टार है उसका भी एंट्री 59 मिनट में हो रहा है, जबकि रजनीकांत की एंट्री तमिल में 20 मिनट के अंदर ही होता है और बाद में सभी फिल्म पूरी की पूरी फिल्म उनके सेंटर्ड हो जाता है। तो ये जो दोनों एस्पेक्ट्स मुझे लगता है कि पूरे स्क्रिप्ट की जो एसेंस है उसको भगा देता है। लेकिन भूल भुलैया की बात डिफरेंट है, क्योंकि प्रियदर्शन ने इसको डायरेक्ट किया था और उन्होंने मंचिल ताड़े का असिस्टेंट डायरेक्टर का काम भी किया था, तो उन्होंने उसके एसेंस को बरकरार रखने की कोशिश की है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करने की कोशिश की है और काफी क्लोज है ये वर्जन मलयालम की। और अगर एक्टिंग की बात करें तो मुझे लगता है कि शोभना ने एक्सेप्शनल एक्टिंग की है। मतलब जिस तरह से उन्होंने कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन लाया है अपने एक्सप्रेशंस के अनुसार, वो इनकम्पेरेबल है किसी भी वर्जन से। और अगर बात की जाए भूल भुलैया और मनचित्र ताड़ी के बीच में, फिर भी छोटे मोटे डिफरेंसेस तो है, रीजनल डिफरेंसेस तो है ही, फिर भी कुछ डिफरेंसेस जैसे कि भूल भुलैया के अंत में ये एक्सप्लेन की जाती है कि ये कांच तोड़ना ऐसी चीजें होने की रीजन एक्सप्लेन की जाती है और वो सीन दिखाई जाता है जब अवनी अपने हाथ में पत्थर लेके खड़ा होता है। लेकिन ऐसा एक्सप्लेनेशन मलयालम में दिया नहीं है, मतलब वो इमेजिनेशन के लिए, ऑडियंस की इमेजिनेशन के लिए छोड़ दिया गया है। और ऐसे कई सारे कनेक्शंस है, मतलब बार बार देखने में भी हमें समझ में आ जाएंगे। जैसे कि पहले टाइम जब हम अवनी या फिर गंगा की जो लॉन्लीनेस, उनके जो तन्हापन, उनके जो फीलिंग्स, इन सबको देखेंगे तो हमें लगेगा कि शायद वो ही विक्टिम है, इसी रीजंस की वजह से वो विक्टिम हो जाता है। लेकिन बाद में पूरी कहानी समझने के बाद जब हम फिर मूवी को देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि उसकी ये जो तन्हापन ही उसे अत्यागर बना देता है। तो हर एक बार जब हम देखते हैं कुछ ना कुछ नया तो रिवील होता ही जा रहा है, तो कभी हमें ये नहीं फील होता है कि हाँ हमने कितने बार इस मूवी को देखा है, हमें ऐसा कुछ लगता भी नहीं है। यहाँ तक कि हमें ये भी पता है कि इस पर कुछ भी सुपरनेचुरल नहीं है, कोई भूत नहीं है, कोई प्रेत नहीं है, फिर भी जो आहट है, जो भी बीजीएम है, वो हमें उतना ही डरा देता है जितना वो पहले डराया था। तो यही इस मूवी का सक्सेस है और कुछ नहीं हो सकता। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पर्सनल ओपिनियन ये है कि सभी लैंग्वेजेस में मूवी सुपर हिट था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ओरिजिनल के इक्वल में किसी भी वर्जन आया नहीं है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इस मलयालम वर्जन को देख लीजिए एक बार। यूट्यूब में अवेलेबल है हिंदी डब्ड वर्जन, एक और भूल भुलैया टाइटल से, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप उसे देख लो, क्योंकि इस मूवी से पूरे बीजीएम हटा दिया है जो इस मूवी का सोल है। और साथ में डबिंग जो किया गया है वो भी बहुत खराब है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ओरिजिनल वर्जन ही देख लो सबटाइटल्स के साथ, जिसकी एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो प्लीज आप उसे देख लीजिए और आपकी जो ओपिनियन है वो मुझे बता दीजिए। मिलेंगे फिर एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।